So, hello everybody, welcome back to the channel. My name is Nancy. I am a second year MBBS student in Grand Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai. So, firstly, I would like to thank you all for giving so much love to the last video. And I've read all your comments. In this video, we are going to talk about chemistry mainly, okay, because I covered physics a bit in the first video only. So all the three parts we are going to discuss right now, the physical, inorganic and organic chemistry. But before starting, I would just like to comment on a comment. If it is possible to score a 550 in just 3 months from zero. So the answer is a total yes, you can do that, okay. You can even score a 650 if you want to, because 3 months are enough time to do that, okay. So firstly, to score a 550 you need to have a 250 in one subject or a 300 in bio, okay, and remaining 250 for your physics and chemistry. 250 को break करो, 125 125 you need to score 125 in both your subjects. See, अभी जो दिक्कत चल रही है ना तुम्हारे साथ, पता है क्या चल रही है? तुम्हारे नेगेटिव्स, ओके. जब भी मैं स्कोर कैलकुलेट करती थी अपना, तो एक वो स्कोर होता था जो मेरा आता था, ठीक है, और एक वो स्कोर होता है जो मैं अचीव कर सकती थी इफ़ आई कुड हैव अवॉइडेड माई नेगेटिव्स, ओके. तो आई यूजुअली यूज टू डू इट. मैं ऐसे करती थी कि मान लो मेरा स्कोर जैसा अभी 550 या कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो उसको मैं देखती थी कि यार मैंने 20 नेगेटिव कर दिए हैं. 550 पे तो खैर 20 नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, वो 400 450 475 का जो स्कोर रहता है उस पर हो जाते हैं, ठीक है. 20 तुम नेगेटिव कर रहे हो तो 20 इंटू 500 यार, में तो 100 मार्क्स इंक्रीज होने थे, 475 आए, 575 आने थे, तो ये चीज़ बूस्ट देती है आपको, ठीक है. तो देखो, पॉसिबल इस दुनिया में सब कुछ है. इफ़ यू आर रेडी टू वर्क योर एस ऑफ देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ऑब्वियसली, ठीक है. करना यही पड़ेगा. देखो, स्ट्रैटेजी वगैरह कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, भूख होती है कुल मिला के, ठीक है, कि मुझे अचीव करना है. हर कोई अलग अलग जैसा चलता है. कोई 6 महीने से धीरे धीरे लगा हुआ है, कोई लास्ट के 2 महीने में चौथा गियर लगाता है ना. तो स्ट्रैटेजी कुछ खास नहीं है. स्ट्रैटेजी यही है कि आपको जो करना है वो अच्छे से करना है. मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े जिसमें ये था कि हमारा सिलेबस नहीं कवर हो रहा. देखो, सिलेबस धीरे धीरे कवर होगा, चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस कवर होगा, ठीक है. आप अभी एक एक चैप्टर पे फोकस करो, ठीक है. तो पहले काम करते हैं, थोड़ा सा कमेंट्स थोड़ा सा गौर कर लेती हूँ मैं, और फिर जो मैंने कुछ प्रिपेयर किया है चैप्टर वाइज तुम्हारे लिए, बिकॉज आई स्टडीड अ लिटिल बिट, और कुछ चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं. बेसिकली मैंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया इस वीडियो में. तो पहला तो यही था कि पॉसिबल है क्या 550 प्लस. तो ऑब्वियसली यार, इट्स वेरी मच पॉसिबल, ओके. एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद तुम सेकेंड ड्रॉप है तुम्हारा थर्ड ड्रॉप है, तुम्हारा फोर्थ ड्रॉप है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. तुम्हें लास्ट में पढ़ना पड़ेगा. जिस भी ड्रॉप में पढ़ लोगे उस साल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना. तो ड्रॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. तो सिलेबस की बात जहाँ तक चल रही थी, सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर करते जाएंगे, तब हो जाएगा यार. ऐसे सिलेबस का ऐसे तो होता नहीं है कि भाई आज इस तारीख को मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा. ऐसा कभी भी नहीं होता. तुम लास्ट पॉइंट तक कुछ ना कुछ लैग कर ही रहोगे. वो बस लास्ट में जो लक बोलते हैं ना, लक वो चीज़ होती है कि जो तुमने पढ़ा, जो तुम्हें 100% अच्छा आता है, वही अगर पेपर में आ गया तो उसे लक बोल देते हैं लोग, है ना. तो नेक्स्ट कमेंट थी ऑर्गेनिक के लिए बोल रहे थे, हु हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड दे आर टेकिंग क्लासेस समवेयर बट वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है. केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस ये फेब में कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है. तो देखो, केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, केमिस्ट्री पे अगर फोकस करूँ, केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट है, देखो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है. अभी मैं थोड़ा चैप्टर्स पे फोकस करती हूँ जो मैंने निकाला था मटेरियल. सबसे पहले तो वो चैप्टर पहले निकाल देती हूँ जो आया हुआ है कि इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस ईयर, ताकि मैं उसको डिस्कस ही ना करूँ. आपका ये शायद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रो स्किप कर दिया इन्होंने. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से शेल, सब शेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट हटा दिया है. पी ब्लॉक का थोड़ा सा पार्ट हटाया है, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और उनके यूजेस. ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें से भी कुछ निकाला है. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में निकाला है, पॉलीमर्स में से कुछ निकाला है, ठीक है. पता नहीं पूरा चैप्टर निकाल दिया कि कुछ पार्ट्स निकाले हैं. जो भी ऐसे छोटे छोटे स्कोरिंग चैप्टर्स थे यार, वो निकाल दिए, है ना. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे पक्का होता था यार, 1-2 क्वेश्चन इससे पक्का आते थे.
तो नहीं तो किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में आ जाता था ये। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स थे ये, है ना, कि आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना, सिर्फ रट्टा ही तो मार के जाना है। सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, चलो ठीक है, ये भी उसी टाइप का रट्टा टाइप चैप्टर था ये। हेलो एल्केन में से छोटा सा पार्ट निकाला, पूरा चैप्टर नहीं निकाला है। ये प्लीज़ देख लेना क्या चीज़ निकाली है, तुम पता लगे पूरा चैप्टर पी ब्लॉक छोड़ के चलेगी, शायद ऐसा नहीं है, पी ब्लॉक का कुछ पार्ट निकाला है, ठीक है। तो अभी जो है वो शुरू करते हैं फिजिकल का। सबसे पहले देखो भाई, फिजिकल में सबसे पहले तो ये आ गया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट, वो थोड़ा पार्ट निकाला है। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए भाई मोल कंसेप्ट, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। पॉइंट का भी आंसर गलत किया, तुम्हारा क्वेश्चन नेगेटिव, नीचे आ जाओगे तुम, ठीक है। मोलर मास, परसेंट कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, पीवाईक्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसका क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या है यार, ये तो वो चैप्टर है फिजिक्स वाला अपना, वही तो चैप्टर है और उसके अंदर है क्या, है ना। तो इस चीज़ को समझोगे थोड़ा सा, ये बहुत छोटा चैप्टर है यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मतलब कि तुम टारगेट सेट करो, है ना, ये सही टाइम है टारगेट सेट करने का, कि ऐसा मन किया यार आज ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका कुछ टॉपिक उठाया, मान लो ये जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलग है, हंस रूल अलग है, ऑफ बो प्रिंसिपल अलग है, पता है तीनों चीज़ें अलग अलग होती है और मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती थी तीनों में। बट यू नीड टू सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन डिफरेंशिएट ऑल थ्री ऑफ देम, ताकि तुम्हें पेपर के टाइम पे वो चीज़ दिक्कत ना दे, ठीक है। अगला है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भाई बहुत लंबा चलता रहता है, सिग्मा पाई ये वो पूरा फील लेते रहते हो तुम, है ना, पर फोकस पे से किस पे करना है। देखो फिजिकल के कई चैप्टर्स पता है ऐसा होता है कि यार करूँ क्या इसमें, पढ़ूँ क्या, पीवाईक्यूज, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब कुछ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये भाई तुम्हें एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कई बार क्या होता है कि क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही होती है, हमारा ध्यान नहीं होता, नोट्स वोट्स होते हैं जो भी है, अंदर से ऐसा लगता है यार सर ने कितनी अच्छी पढ़ाई थी, मैंने क्यों नहीं पढ़ी, ये वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको समझ में आई है ना, हो सकता है उसका भी ना हो, तू बस पीवाईक्यूज़ पे फोकस कर, पीवाईक्यूज़ ही सब कुछ है इस केस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसके लिए बताया था, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता होने चाहिए यार, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, और इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ सॉल्यूशंस वही प्यारा सा टॉपिक है, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, ये वो क्वेश्चन निकालो। और भाई इसका तो इतना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यार, इसमें दो ही चीज़ें तो है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये तो तुम कई बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पता है ये लड्डू टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तुम पीवाईक्यूज़ में देखोगे सेम क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन का, काफ़ी इजी ये टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है, वो तुम्हें आना चाहिए, रॉल्स लॉ वगैरह, है ना। अगला इक्विलिब्रियम देखने में ऐसा लगता है भाई ये ऐसा ग्रंथ है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, है ना, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, अच्छे से हो जाएगा तुमसे इक्विलिब्रियम, है ना। सच में बहुत शोर आ रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के बाद में हमारा टॉपिक आता है रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर यार क्या है, जितना मुझे याद आ रहा है केपी केसी देख के, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, है ना, वही केपी केसी ले शैटोले प्रिंसिपल, रिएक्शन दोनों साइड बराबर जाती है, पर इसके अंदर एक कोई अलग सी बात जो टीचर ऐसे बताता है फोकस करके, इफेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, क्या फॉर्मूलाज याद करो यार। आयनिक इक्विलिब्रियम सिंपल सी बात है, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज टू नो द एक्चुअल फॉर्मूला, रट्टा नहीं मारना फॉर्मूला का, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो ये इलेक्ट्रो जो है ना, ये पता है क्या है यार, ये फिजिक्स जैसा ही लगता है मुझे तो कहीं ना कहीं, पता है क्या, क्योंकि इसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा बैठ के। जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है, तो दिमाग लगाया कि क्या करूँ, रिडॉक्स शुरू कर देता हूँ, चलो ठीक है, तुमने रिडॉक्स खोला, शिद्दत से खोला। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दोज लाउड नॉइसेस, मैंने अभी उन्हें बोला है थोड़ी आवाज़ वगैरह कम करूँ। तो यार जो केमिकल प्रोसेसेस की बात चल रही थी ना, केपी केसी बहुत ही इजी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तुम एक बार फॉर्मूला पे फोकस करोगे ना तो तुम्हारे बहुत ही इजीली क्वेश्चन निकल जाएंगे। डेल्टा जी नॉट का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, वो चीज़ें बहुत आसान है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इसके अंदर वही वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग चलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाली चीज़ें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना, और पीएच स्केल, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सब कुछ, ठीक है। बफर एक अलग ही पार्ट है इसके अंदर, तो बफर में क्या करना है यार, थोड़ी सी फील ले लो, उसके बाद में फॉर्मूलाज याद कर लो बफर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और तुम्हें कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आता है यार, टॉपर्स में इतना ही फ़र्क होता है, यू अटेंड द सेम क्लास बाय द सेम फैकल्टी। एलन में एक क्लास में 250 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। कई बार तो पता है कि ये भी होता है कि जैसे उस सेम क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा जब रिपीट करता है ना, तो वो बच्चा मतलब
प्रेजेंट क्लासमेट्स को बता रहा होता कि पता है वो जो AIR 70 निकला है, हाँ मैं उसी की क्लास में पढ़ा हूँ। सेम क्लास में सेम टीचर से पढ़ने के बाद भी इतना डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई टॉपर ने करा क्या था, सिर्फ इतना ही अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास। सुना तुमने भी था उस वक्त, तुम्हें भी इतना समझ में आया, बट तुमने घर पे जाके उसको रिवाइज नहीं किया। वहाँ तक भी चलो मैं मानती हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं करते उस टाइम पे, है ना, चलता है। लेकिन तुमने बाद में भी एफर्ट्स नहीं डाले। ये वो टाइम था कि तुम टीचर के पास जाओ, बोलो सर समझाओ, तुमने नहीं एफर्ट डाला ब्रो, तुम्हें समझना ही नहीं था वो चीज़। उसने समझने का पेन लिया और उसका जो है वो उसके बाद में उसने समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। कई बार पता क्या होता है, कुछ चैप्टर्स में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, ठीक है, बहुत ही जज्बा लेके बैठे हो टेबल पर, भाई आज तो करके ही दिखाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चंस करने शुरू किए, तुम्हारे पता है एक पैटर्न रिपीट होगा कुछ क्वेश्चंस का जो तुम बारी बारी गलत करोगे। पर दिक्कत क्या होगी, तुम ऐसे यार ये टॉपिक बड़ा मुश्किल, ये हो नहीं रहा, चलो छोड़ के दूसरा कर लेता हूँ। ये बहुत ही गलत जो है अप्रोच है, मैंने देखी है। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, उसको ये चीज़ थी, है ना, कि if you are having problem in the topic which you are solving currently, then you should focus more on resolving that problem rather than shifting to another part which is very easy. That's why most of the students switch to bio just like this, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगा, भाई यार ये तो नहीं हो रहा, बायो पढ़ लेता हूँ, एनसीईआरटी खोल, अरे एनसीईआरटी खोल ब्रो, बिल्कुल कर, एनसीईआरटी भी कर, बट इसको भी टाइम दे, ठीक है। बात कर रहे थे हम रिडॉक्स की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है। तो इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटीज़, वेरिएशन, कोरोश लॉ, इस एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्लास में सारी चीज़ें कराई जाती है। हाफ सेल, सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल का EMF जो भी है, नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बारी बारी सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो, जिन लोगों को थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम है वो एक काम करें, इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट दें। ऑल्दो यू हैव सॉल्व PYQs 2 से 3 बार, बट फिर भी तुम इन चीज़ों पे फोकस करो, तुम MCQ सॉल्व करो इन हैंड, और ये चीज़ थोड़ा प्रेशर लेके करो, एज इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। नेवर यूज कैलकुलेटर व्हाइल डूइंग दिस बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट ओवर देयर। आई यूज द कैलकुलेटर समटाइम्स, बट विद प्रैक्टिस, विद द कमिंग टाइम इन द लास्ट 1 मंथ, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि ये सब कुछ करें, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी चेंज, ये सब कुछ। केमिकल काइनेटिक्स आई होप इन्होंने हटाया नहीं है ना, जितना मेरे को याद आ रहा है, आई जस्ट डोंट नो, केमिकल काइनेटिक्स नहीं हटाया, वेरी गुड। केमिकल काइनेटिक्स का ये है यार, ये बहुत ही वो टॉपिक है, बहुत अलग टॉपिक है, समझ रहे हो। इन टॉपिक्स का किसी से कोई लेना देना नहीं है खास, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप की, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1st ऑर्डर रिएक्शन, 2nd ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें याद करना पड़ेगा, उनकी हाफ लाइफ। मतलब वैसे देखे तो यार ये चैप्टर ठीक है। ये देखो, मैं लास्ट वाला पार्ट अलग मानती हूँ, जो ये बोलते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी कैलकुलेशन, कॉलिजन थ्योरी, ये सब कुछ, ये मैं अलग मानती हूँ कि मैं केमिकल काइनेटिक्स का मेन पार्ट सिर्फ इन 3 ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर करती हूँ, इन तीनों के हाफ टाइम्स को, हाफ लाइफ्स को, और बस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सब कुछ, है ना। तो ये मेन चीज़ है। जैसे वो नहीं होता अपना, यार कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर ये सब कुछ हाफ लाइफ वगैरह चलता है, अपना एटॉमिक न्यूक्लिया, एटम्स एंड न्यूक्लिया, ऐसा कुछ है, फिजिक्स वाला है ना वो। तो इसके बाद में शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो मतलब फिजिकल का रूल क्या है यार, फिजिकल का रूल ये है कि ऑल द चैप्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, देयर आर नो लिंक्स बिटवीन द चैप्टर। इफ यू आर डूइंग इक्विलिब्रियम, देन केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। आई गेस इट हैज़ बीन रिमूव्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम, नो, इट इज स्टिल इन द सिलेबस। Chemical equilibrium is a totally different chapter than ionic equilibrium. You need to remember the formulas in case of ionic equilibrium, as well as you need to practice a lot of questions in physical chemistry. Okay, physical chemistry resembles physics, as in you need to know the concepts. In the form of concept, I basically refer to the derivations over here. You need to remember all the derivations. You need to remember the formulas which are derived from the derivations, and you need to practice these questions multiple times. Yes. ठीक है। तो हर दिन में, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको टारगेट दिया था कि आप एटलीस्ट 3 चैप्टर ले लो, तो ओके, ज़्यादा बोल दिया था, वो ज़्यादा हो जाता है एक बार के लिए। तो तुम एटलीस्ट 1 चैप्टर तो एक दिन में करने की कोशिश करो यार। जैसे इक्विलिब्रियम में तुमसे एक दिन में शायद केमिकल इक्विलिब्रियम ही होगा, बट केमिकल इक्विलिब्रियम इतने अच्छे से करो कि तुम्हें जब याद आए ना केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ऐसे याद आए कि हाँ भाई उस दिन बैठा था, पहले तो सारा थ्योरी पढ़ ली थी, उसके बाद में जो कॉपी में सर ने क्वेश्चंस करवाए थे वो एक बार उस पर नज़र डाल दी थी। बिकॉज सी, इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग ना, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, यू डोंट इवन नीड टू सी द NCERT ऑफ केमिस्ट्री इन केस ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। NCERT देखने का मेन रीज़न क्या होता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक में, वो होता है डेटा चेक करने का। कि मान लो टीचर ने कुछ डेटा बताया तुम्हें, ठीक है, तो एज इन
हर साल अपडेट होता रहता है यार, तो तुम देख सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो जस्ट टू चेक डेटा सही है कि नहीं। मतलब समझ रहे हो, साल बाय साल वो चेंज हो रही है चीज़, तो तुम बस उस चीज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हो कि वो जो डेटा सर ने बताया है वो एग्जैक्ट एक्चुअल है क्या, जस्ट फॉर योर दिल की शांति। वरना तो जो तुम्हें क्लास नोट्स करवाए जाते हैं इन इफ़ यू आर इन अ कोचिंग, तो दे आर सफिशेंट। और मतलब मैं खुद एलन से पढ़ी हूँ, तो यार मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, मैंने नहीं देखी ज़्यादा ऐसा। पढ़ते हैं नो डाउट, कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, पर अगर तुम्हारी कॉपी स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। मैं पहले यार, मेरे को फिजिकल का इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चंस के सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके जाओगे कुछ नहीं होने वाला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, ये सब कुछ ठीक है, ये तो नॉर्मल तुम्हें पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए सारी की सारी। आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब कुछ क्लास में फील लेके डिफरेंस तुम्हें बताया होगा कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंसेस हैं। इनके प्यारे प्यारे फॉर्मूलेज हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रॉपर फील देता है टीचर, फील करवाता है क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर फील करवाता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई रिपीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। तुम्हें क्वेश्चन देख के लगना चाहिए हाँ देखा हुआ है, हाँ देखा हुआ, ऐसे करना, ऐसे करना, चमकना चाहिए कि कैसे करना है, समझ में आई। पी ब्लॉक है, ठीक है, पी ब्लॉक पहाड़ है और पहाड़ को तोड़ा जाता है छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करके, ठीक है। पी ब्लॉक पे पहाड़ इकट्ठा लेके मत बैठो, इसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर लो। पर ग्रुप तुम्हें स्टडी करना है, पर ग्रुप क्वेश्चन सॉल्व करना है, इकट्ठा नहीं लेके बैठना है, ठीक है। लेकिन जो करो वो पक्का यार, समझ रहे हो, तुम वो मत करो, कच्ची दीवार बनाने वाले काम मत करो, है ना, कि ऐसे 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 कर, ऐसे होता है रट्टा। भाई अगर रट्टा भी लगाना तो ऐसा लगाओ कि तुम्हारे दिमाग में छप गया वो, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ, जैसे मेरे को याद है यार, वो जो होते थे ना अलग अलग फॉस्फोरिक, मतलब फॉस्फेट के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके टाइप, तो वो भाई जो एलन के टीचर, अब ऑब्वियसली मैं भाई एलन से पढ़ी हूँ तो एलन का ही नाम लूँगी, तो वो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ना, तुम वो एक पेज को चाट के चले जाओ। अगर तुमने क्लास में उसको ढंग से सुना, समझा, उनकी ट्रिक्स को समझा, हर बारी पढ़ते टाइम वही लगा रहे हो तो अच्छे से हो जाएगा। और थोड़ी सी एनसीईआरटी की हेल्प लेनी पड़ती है। पी ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा है डेंसिटी वाइज, समझ रहे हो, अलग अलग जो इनके आइसोटोप्स या जो भी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी रेफर कर लेना पी ब्लॉक की। हवा मत बनाओ पी ब्लॉक को, प्यार प्यार से पढ़ो, जो चीज़ पढ़ो कंप्लीट करके पढ़ो, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक आता है इसका, इसके अंदर क्या है मेनली K2Cr2O7, KMnO4, इन सब का सब कुछ पढ़ लेना। और क्या है इनका जनरल ट्रेंड्स, ये जो वो तो तुम्हें नाम तो याद होंगे ना ऑब्वियसली, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ इनका पढ़ लेना जो भी चीज़ें हैं। और कैसे था ट्रिक्स, वैसे तो मेरे को याद है, मैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखूंगी तो उनके नाम वाम भी याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का तुम्हें पता ही है, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, हेलिना की रब से फरियाद, नहीं सॉरी, ये कैसे था यार, पीरियोडिक टेबल आ गया कि क्या, न्यूज़पेपर, ऐसा मतलब कुछ था ट्रिक, इसका भी मैं बता दूंगी थोड़ी देर में तुम्हें। एक्टिनॉइड्स का भी हाँ ट्रिक है इसका तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो ऑब्वियसली यार तुम्हें पता होना चाहिए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के क्या क्या नंबर है, कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसको टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ाता है। मतलब इनऑर्गेनिक के टीचर की तो शान ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। और लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड्स, इनके IUPAC नेम वगैरह हो गए। आइसोमरिज्म पे बहुत बड़ा चलता है, ऐसा है ना कि अलग अलग टाइप का आइसोमरिज्म है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अलग चलती है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, सॉरी थोड़ा कवर हो गया किसी और चीज़ से, ठीक है। तो इसके बाद में ये चीज़ हो गई है, इतना ही है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। 4 यूनिट्स, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक हट गया, बहुत छोटा था, वैसे भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता उसके हटने से, पर चलो ठीक है। आई गेस ये जो बाकी चीज़ें हटी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसके PYQs छोड़ने नहीं है, ठीक है। अलग अलग जोनर के क्वेश्चन आते हैं, हर जोनर के क्वेश्चन PYQ से प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही जो तुम्हारे मॉक्स आएंगे उसके अंदर क्वेश्चन आएगा, तुम्हें चमक जाएगा। मतलब कुल मिला के तुम मॉक्स के लिए अपना जोन अलग अलग कर लो। जैसे कि मान लो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आया, तुम्हें पता है मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, किया हुआ है, क्योंकि जब तक चैप्टर किया नहीं होगा ना तब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो इसीलिए चैप्टर कर लिया। अब हर मॉक टेस्ट में समझ लो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट हर चैप्टर के लिए तुमने पहले पढ़ा उसे, एग्जाम्पल सॉल्व किए, PYQs लगाए, लास्ट में बैठ के मैं बोलूँगी
अगर छोटा चैप्टर है आधा पिन पेज लो, अगर बड़ा चैप्टर है एक पूरा पिन पेज लो, जितनी ज्ञान गंगा है सब उस पर बिखेर दो। और अब तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। मैं टेस्ट देने गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया, मुझे पता है मेरा चैप्टर किया हुआ है, मेरे PYQs एक बार लगाए हुए हैं, ठीक है, और मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी तैयार हैं। अब वहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया तो मैं याद करूँगी कि ब्रो कौन से वाले पार्ट का क्वेश्चन है, वो पार्ट याद करूँगी। फिर ऑब्वियसली मैंने शॉर्ट नोट्स में वही लिखा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करूँगी। ये वो अगर उस शॉर्ट नोट से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 2 केसेस होते हैं, एक क्या होता है कि तुम गलती से गलती कर रहे हो, समझ में आ रही है, तुमसे बाई चांस वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट केस है कि तुम बाई चांस मतलब OMR गलत भर दिया जो भी है, या हो सकता है तुम्हारा थोड़ा सा वो समझ रहे हो न्यूमेरिकल एरर हो जाए, कैलकुलेशन में एरर हो जाए, वो अलग बात है। या तुम कुछ छोटी मोटी चीज़ भूल जाओ, समझ रहे हो कि तुम लिगेंड को ही नहीं समझ पाए कि यार ये वाला लिगेंड तो मुझे पता ही नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड था या वीक फील्ड था, वो अलग बात है। बट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा तो बस करना यही है, यही ट्रिक है भाई, यही जो कहे स्ट्रैटेजी, इतनी ही स्ट्रैटेजी है। यू शुड नो व्हाट यू नो एंड यू शुड ऑल्सो नो व्हाट यू डोंट नो, ठीक है। तो ये फिजिकल का इनऑर्गेनिक का हो गया। अभी फिजिकल का मैंने पहले बता दिया था कि फिजिकल में तुम्हें जो डेरिवेशन है वो आनी चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक की, जो कि काफ़ी बच्चों ने ऐसे बोला था कि हमें ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का मैं बोलूँगी ब्रो, ऑर्गेनिक का तुम्हें NCERT पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक की NCERT तो मतलब वही सेम हनुमान चालीसा वाली बात, ठीक है। तो ऑर्गेनिक की तो NCERT पे फोकस करना पड़ेगा। पहला क्या है, प्यूरिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, ये तो 11th का टॉपिक है यार, बहुत ही प्यारा सा, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन। ये क्या है, ये ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आ गया तो आधों को पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से था, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हें कहाँ से समझ में आती है, बारी बारी मेजर्स दोगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वापस आएंगे तो तुम्हें वो चीज़ वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगला है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो उसमें क्या है, जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, ये अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती है। वो प्यूरिफिकेशन वाले क्वेश्चन तो इतनी बार मेजर्स में डालेंगे ना कि तुम हर बार ही जाओगे, हर बार एक गलत करके आओगे, फिर आके उस टॉपिक को पढ़ोगे तो गलती से बाकी भी नज़र डाल देना, नहीं तो अगली बार वो नेगेटिव हो जाएगा तो आगे वो पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ की एनालिसिस, ओके। आगे सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यार सब कुछ पढ़ना है तुम्हें, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, छोटे मोटे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। लेकिन अगर नहीं क्लियर है ना तो प्लीज़ पैनिक मत करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आए इसलिए पढ़ाया जाता है। कार्बोकेटाइन खुद में कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो कई जैसे मैंने बताया कोचिंग्स में उसको ऐसे हुआ बना के पढ़ाया जाता है कि ये कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो गया। कार्बोकेटाइन सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम NCERT अच्छे से पढ़ लो। अगर तुम NCERT समझ में आ रही है हो जाएगा आराम से, PYQ देखो, क्योंकि सब कुछ डायरेक्ट NCERT से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आ गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक। बहुत ही सिंपल स्मूथ चलते जाओ। PYQs चार्ट दो भाई, ऑर्गेनिक के सब PYQs चार्ट दो, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं बनता। NCERT चार्ट ली, PYQ चार्ट ली, कुछ नहीं बचता, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन आ गया, ठीक है। आइडोफॉर्म वगैरह ये याद होनी चाहिए, याद करने वाली चीज़ है। DDT हो गया, इसका सब फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का सब कुछ याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन आ गया उसके बाद में, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर, ये छोटी छोटी सी बातें पहले तो है ना। अब ये जो है क्लास की जो तुम्हारी कॉपी में करवाए हुए उसका तो कहना है क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया, ये वॉल्फ किश्नर, क्लेमेंसन, भाई इनमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे होता है ना, ये रिड्यूसिंग होती है, इनमें से एक पता नहीं एक ऐसा नॉन रिड्यूसिंग होती है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये तो तुम्हारे मतलब खुद फेवरेट हो जानी चाहिए तुम्हें। जैसे क्वेश्चन, अरे हेलोफॉर्म का क्वेश्चन आ गया है, ऐसे वाली चीज़ यार। NCERT की नेम रिएक्शन अगर तुम छोड़ रहे हो ना तो भाई ठीक है। अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, पूरा चैप्टर, ठीक है। रीमर्टीमान, देखो कितने प्यारे प्यारे नाम यार, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे देख के, है ना, इतने टाइम बाद में कि फिनॉल्स एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लास में बड़े क्वेश्चन पूछते थे भाई, एक साइड फिर वो इस पे बेंजीन पे COOH लगा दिया तो उसका नाम क्या होगा पता नहीं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा शायद, पता नहीं, और दूसरी साइड बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया। अब सर कह रहे अगर यहाँ से H निकाला, यहाँ से H निकाला तो इसमें से कौन से वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक। तो सर उसका जो है, जो नेगेटिव है कार्बन आयन आया वो रेजोनेंस कर सकता है, तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ये वाला। पर फिर भाई सर एक अलग ही पॉइंट घेर के मतलब फेंक के मारेंगे कि नहीं, इस बेंजीन के ऊपर जो O पे नेगेटिव आया है वो
कईयों को डाउट आता है कि वो नेगेटिव पूरे बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आएगा, क्योंकि वो नीचे आएगा और वो पूरी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आएगा। पर फिर शायद आंसर ये निकलता था कि उस केस में जो कार्ब एनायन है वो दो ओ के बीच में रेजोनेट कर रहा है, राइट। लेकिन इस केस में वो पहली बात तो बेंजीन की जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस, उसको ख़राब कर रहा है। और दूसरी बात, जो कार्ब एनायन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, तो नॉट दिस इज़ मोर स्टेबल, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं, और अगर वो करोगे तो एनसीईआरटी भी बहुत आसानी से आ जाती है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं अपने, तो इसके अंदर ये सब कुछ आती हैं। आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर किस किस का एडिशन होता है, HCN, ये सब कुछ, ग्रिग्नार्ड, वोल्फ किश्नर हो गया, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी, एल्डोल कैनिजारो, भाई इसके ऊपर घंटों घंटों क्लास में लगा हुआ है, एल्डोल कैनिजारो, एल्डोल कैनिजारो, कोई कोई कोचिंग में 3-3 दिन चल रही है एल्डोल कैनिजारो, है ना। पर अपने को कहाँ फोकस करना है, PYQ पे, NCERT पे। NCERT क्या कह रही है, PYQ क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ इतना ही मतलब है, इतना ही काम आता है। कोचिंग वाले कई इतना ज्ञान इसलिए देते हैं कि पैसे लिए होते हैं यार, ठीक है। तो NCERT, हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल टेस्ट जो होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस मामले में कॉपी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज NCERT में ये इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से नहीं होती, कॉपी में लिखा होता है सब कुछ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनकी अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत सारे हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाए होंगे टीचर्स ने, बट तुम्हें NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है। कॉपी भी पढ़ो यार, मैं ये नहीं कह रही, कॉपी तो ज़रूर पढ़ो, है ना, इन टॉपिक्स की, खासकर ऑर्गेनिक में, क्योंकि कॉपी में बहुत अच्छा पढ़ाया होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, तो ये सब कुछ अमीन्स वाला आ गया। डायोजोनियम सॉल्ट्स, इनका प्रॉपर अलग चलता रहता है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ काफ़ी आते हैं इसके ऊपर। बायोमोलिक्यूल्स हैं, पता नहीं पहले तो कह रहे थे नहीं है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, एल्डोसिस, कीटोसिस, अगर ये है तो यार ये तो मतलब तुम्हें ऐसे थाली पे रख के दे रहे हैं, है ना, तो तुम ये चीज़ बिल्कुल पढ़ो। तो ये ऐसा था, ये सारा पार्ट था केमिस्ट्री का। मैंने तुम्हें तीनों टाइप की केमिस्ट्री का ज्ञान दे दिया है, जो तुमने कमेंट्स में भर भर के पूछा था, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है ये, तुम जो भी पूछोगे, नॉट जो भी, जितना मैं बता सकती हूँ मैं बताऊँगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का बहुत अच्छा टाइम है ये, और बहुत अच्छी बात है, काफ़ी टॉपिक्स तुम्हारे निकल चुके हैं। पॉलीमर्स नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, हालांकि स्कोरिंग चैप्टर्स थे, बट अच्छी बात है, चलो एक प्रॉपर रेक्टिफिकेशन था ये। तो इसके अंदर अब तुम्हें करना क्या क्या होगा। So guys, I just hope that this video helps you a lot. Since you have got 3 months, if you divide 1 month for each and every subject, covering chemistry and physics mainly for this month, and also doing the same for half of the next month, and then revising all of the things, you can easily get a 600 plus in your NEET 2024. So just don't panic, and whatever doubts you have, you can connect in the comment section. And I hope you're doing good, and all the best for exam.